Hello everyone. This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is related to FATF Financial Action Task Force, and the second issue is related to Section 6A of Citizenship Act 1955, and the third issue is related to Indus Water Treaty. So let's discuss all the issues in detail. In this article, we will discuss about FATF. FATF means Financial Action Task Force. We will also understand FATF blacklist and grey list. So let's discuss the issue in detail. Why in news? In the upcoming Financial Action Task Force FATF session in US, India is expected to argue for grey listing Pakistan. नेक्स्ट FATF सेशन यूएस के अंदर होने वाला है और इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्टिंग में ऐड करने के लिए वो रिक्वेस्ट करे। अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। FATF इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी एम्स टू कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग से कॉम्बैट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट बॉडी है। व्हाट आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FATF? टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप एंड प्रमोट पॉलिसीज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसीज को प्रमोट करना, डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म के लिए जो फाइनेंसिंग किया जाता है उससे कॉम्बैट करना भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। Origin. It was established in 1989 during the G7 summit in Paris due to a growing concern about money laundering. FATF 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। 1989 में पेरिस के अंदर जिस टाइम पर G7 समिट कंडक्ट किया जा रहा था उस टाइम पर FATF इस्टेब्लिश किया गया। एंड ये टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड वेरियस कंसर्न ग्रो कर रहे थे। इन 2001 इट एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग। 2001 में FATF के अंडर टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के पेरिस में है। मेंबर्स FATF मेंबर्स इंक्लूड 39 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, US, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन एज सच। FATF के अंदर करंट में 39 मेंबर कंट्रीज हैं जिनके अंदर इंडिया, चाइना, US, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड EU इंक्लूड है। More than 180 countries worldwide are affiliated with the FATF through a network of FATF-style regional bodies. More than 180 countries FATF के साथ कनेक्टेड है और स्पेशली FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज के साथ ये कनेक्टेड है। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ FATF इन 2010। 2010 में इंडिया FATF का मेंबर बना। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ 2 FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज। इंडिया FATF के स्टाइल रीजनल बॉडीज का भी मेंबर है सच एज एशिया पैसिफिक ग्रुप एंड यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी APG एंड EAG जो कि FATF के स्टाइल रीजनल बॉडीज हैं इनका भी इंडिया मेंबर है। टू बिकम अ मेंबर, अगर किसी कंट्री को इसका मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं? अ कंट्री मस्ट बी कंसिडर्ड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज GDP, डेवलप्ड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर एटसेट्रा। किसी कंट्री को FATF के अंडर तभी ऐड किया जाता है अगर वो कंट्री स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मीन्स अगर वो लार्ज पॉपुलेशन रखता है, लार्ज GDP रखता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में अगर उस कंट्री ने अपने आप को डेवलप कर लिया तो ये FATF का मेंबर बन सकता है। मस्ट एडेयर टू ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, अगर कोई कंट्री ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को एडेयर करता है तो वो FATF का मेंबर बन सकता है। बी अ पार्टिसिपेंट इन अदर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कोई कंट्री अगर
इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेंट है तो वो कंट्री भी एफ का मेंबर बन सकता है। फंक्शंस ऑफ एफ के क्या क्या फंक्शंस हैं। नंबर वन, द एफ रिसर्चेज हाउ मनी इज लॉन्डर्ड एंड टेररिज्म इज फंडेड। मनी किस तरह से लॉन्ड की जा रही है एंड टेररिज्म को किस तरह से फंडेड किया जा रहा है, इससे रिलेटेड रिसर्च एफ करता है। नंबर टू, promotes global standard to mitigate the risk and assess whether countries are taking effective action। मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म फंडिंग से रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड को प्रमोट करना एफ का एक मेन फंक्शन है। नंबर थ्री, रेगुलरली पब्लिशेस रिपोर्ट दैट रेजेज अवेयरनेस अबाउट द लेटेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एंड लेटेस्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करने का वर्क भी एफ का है। नंबर फोर, प्लोरिफिकेशन फाइनेंसिंग टेक्निक सो दैट कंट्रीज एंड द प्राइवेट सेक्टर कैन टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू मिटिगेट द रिस्क। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वेरियस कंट्रीज के लिए एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए एफ कुछ फाइनेंसिंग टेक्निक प्रोवाइड कराता है। Number five, the FATF recommendations are recognized as the global anti-money laundering and counter-terrorist financing standard। FATF के जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड होते हैं इन्हें ग्लोबल तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। नंबर सिक्स, द FATF होल्ड कंट्रीज टू अकाउंट दैट डू नॉट कंप्लाई विद द FATF स्टैंडर्ड। कोई कंट्री अगर एफ स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं करता है तो उन कंट्रीज को अकाउंटेबल होल्ड करता है एफ। इफ अ कंट्री रिपीटेडली फेल टू इम्प्लीमेंट एफ स्टैंडर्ड दैट देन इट कम्स अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग और हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन रेफर्ड टू एज द ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट। अगर कोई कंट्री एफ के स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने में रिपीटेडली फेल होता है तो इन कंट्रीज को ग्रे एंड ब्लैक लिस्टिंग किया जा सकता है। व्हाट आर एफ ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। एफ के अंडर कमिंग होने वाले ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ब्लैक लिस्ट, कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज आर पुट ऑन द ब्लैक लिस्ट। दीज कंट्रीज सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को अपने कंट्रीज के अंदर सपोर्ट करते हैं। इस टाइप की कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। स्पेशली सिर्फ कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा बल्कि कुछ टेरिटरीज अगर इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं तो इन्हें भी ब्लैक लिस्ट के अंदर डेजिग्नेट किया जा सकता है। द एफ रिवाइजेज द ब्लैक लिस्ट रेगुलरली एडिंग और डिलीटिंग एंट्रीज। एफ ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली रिवाइज करता है और इस रिवीजन के ड्यूरिंग वो कंट्री को ब्लैक लिस्ट के अंदर एडिंग कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ग्रे लिस्ट, कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड अ सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग आर पुट ऑन द एफ ग्रे लिस्ट। कोई कंट्री अगर मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा है, टेरर फंडिंग को अपने कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और अगर वो सेफ हेवन है इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए तो एफ के ग्रे लिस्ट के अंदर इसको डेजिग्नेट किया जा सकता है। दिस इंक्लूजन सर्व एज अ वार्निंग टू द कंट्री दैट इट में एंटर द ब्लैक लिस्ट। कोई कंट्री अगर ग्रे लिस्ट के अंदर है तो इस कंट्री को वॉर्न किया जाता है कि अगर इसने सूटेबल मेजर्स टेकिंग नहीं किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग के अगेंस्ट तो इसको ब्लैक लिस्टिंग किया जा सकता है। थ्री कंट्रीज ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार आर करंटली ऑन एफ ब्लैक लिस्ट। करंट में पूरे वर्ल्ड के अंदर एफ की ब्लैक लिस्टिंग के अंदर थ्री कंट्रीज हैं जिसमें फर्स्ट ईरान, सेकंड नॉर्थ कोरिया एंड थर्ड म्यांमार। कंसिक्वेंसेस ऑफ बीइंग एन ऑन द एफ ब्लैक लिस्ट, अगर किसी कंट्री को एफ की ब्लैक लिस्टिंग के अंदर ऐड किया जाता है तो इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। नंबर वन, नो फाइनेंशियल एड इज गिवन टू देम बाय द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड यूरोपियन यूनियन। अगर किसी कंट्री को एफ के ब्लैक लिस्ट के अंदर ऐड किया जाता है तो उसको वर्ल्ड बैंक के थ्रू, IMF के थ्रू, ADB के थ्रू, यूरोपियन यूनियन के थ्रू किसी भी टाइप का फाइनेंशियल एड गिवन नहीं किया जाता है। नंबर टू, दे ऑल्सो फेस अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस। कोई कंट्री अगर ब्लैक लिस्टिंग में डेजिग्नेट किया गया तो उस कंट्री के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं। व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे। वाई न्यूज,
After Pahalgam attack in April 2025, India suspended the Indus Water Treaty affecting Pakistan vital water supply for agriculture and urban areas. अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक होने के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर वाटर सप्लाई से रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर एंड अर्बन एरियाज में कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। दिस हैज हाइटेंड टेंशंस एंड रीशेप्ड रीजनल जियोपॉलिटिक्स फर्दर इम्पैक्टिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। इंडिया के इस डिसीजन की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ टेंशंस यहाँ पर हाई हो सकते हैं और रीजनल जियोपॉलिटिक्स रीशेपिंग हो सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी Indus Water Treaty signed in Karachi in 1960 and mediated by the World Bank. The treaty allocates the usage of six rivers, three to India and three to Pakistan. Indus Water Treaty कराची में 1960 में साइन किया गया था और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको मीडिएट किया गया था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फ्लो होने वाले अबाउट 6 रिवर्स के वाटर को यहाँ पर डिसाइड किया गया था। इनमें से 3 रिवर इंडिया के लिए और 3 रिवर पाकिस्तान के लिए फिक्स की गई थी। पाकिस्तान कंट्रोल द वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम, चेनाब। इंडिया कंट्रोल द ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास एंड सतलुज। पाकिस्तान वेस्टर्न फ्लोइंग 3 रिवर्स को कंट्रोल करता है जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब रिवर हैं। वहीं इंडिया ईस्टर्न फ्लोइंग 3 ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास और सतलुज को कंट्रोल करता है। The treaty includes the Permanent Indus Commission and a 3-tier dispute resolution mechanism. Indus Water Treaty के अंडर परमानेंट इंडस कमीशन इंक्लूड है और साथ ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए यहाँ पर 3-tier सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी हिस्ट्री। इंडस वाटर ट्रीटी का क्या हिस्ट्री रहा है? द हिस्ट्री ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी गोज बैक टू द टाइम ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस व्हेन द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज बीइंग ड्रॉन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब एक बाउंड्री ड्रोन किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसी टाइम से लेकर ये इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड इशूज बनने शुरू हो गए थे। The details are mentioned below. Drawing of a boundary. At the time of India's independence, the boundary line between Pakistan and India was drawn across the Indus Basin, leaving Pakistan as the lower riparian. इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में एक यहाँ पर बाउंड्री लाइन यहाँ पर फिक्स किया गया और इस बाउंड्री लाइन को इंडस बेसिन के अंदर से मेनली फिक्स किया गया। इस रीजन में जो रिवर्स का फ्लो हो रहा है वो रिवर दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट थी और बिकॉज पाकिस्तान लोअर रिपेरियन कंट्री है, इस वजह से पाकिस्तान के लिए यहाँ पर 3 रिवर्स के फ्लोइंग को फिक्स किया गया। बिगिनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पोस्ट पार्टीशन टू क्रूशल इरिगेशन हैड वर्क इन माधोपुर एंड फिरोजपुर विच वर डिपेंडेंट ऑन पंजाब्स इरिगेशनल कैनल सप्लाईज वर लेफ्ट इन द इंडियन टेरिटरी लीडिंग टू अस डिस्प्यूट ओवर वाटर यूसेज। कॉन्फ्लिक्ट का जो बिगिनिंग है वो तभी से शुरू हो जाता है जब दोनों कंट्रीज का पार्टीशन हुआ। Mediated by the World Bank, the negotiations with the International Bank for Reconstruction and Development (IDRB), now World Bank, led to the signing of the Indus Water Treaty in 1960. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ इसको मेनली वर्ल्ड बैंक के द्वारा मीडिएट किया गया। वर्ल्ड बैंक उस टाइम पर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के नाम से जाना जाता था और ये जो ट्रीटी साइन किया गया था वो 1960 में साइन किया गया था। साइनिंग ऑफ ट्रीटी। द ट्रीटी वॉज साइंड बाय मोहम्मद अयूब खान ऑफ पाकिस्तान, जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया एंड WAB इलिफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड इज इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 1960। ये जो ट्रीटी साइन की गई थी पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू एंड वर्ल्ड बैंक के एक रिप्रेजेंटेटिव WAB इलिफ के द्वारा ये ट्रीटी साइन किया गया था और उस ट्रीटी का जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया गया वो अप्रैल 1, 1960 से स्टार्ट किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी मैप। इंडस वाटर ट्रीटी मैप बिलो सो द रूट ऑफ द इंडस रिवर इन इट्स ट्राइब्यूटरी। इंडस वाटर ट्रीटी मैप हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिवर किस तरह से फ्लो हो रही हैं। इंडस रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत फ्लो थ्रू इंडिया, लद्दाख एंड देन इनटू पाकिस्तान। इंडस रिवर जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और इंडिया के लद्दाख से फ्लो होते हुए पाकिस्तान की तरफ मूव करती है। झेलम एंड चेनाब रिवर दे फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले झेलम एंड चेनाब रिवर दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फ्लो करती हैं। सतलज, बियास एंड रावी दे फ्लो थ्रू नॉर्थर्न इंडिया एंड पंजाब बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले सतलज, बियास एंड रावी
रिवर नॉर्थन इंडिया एंड पंजाब के अंदर फ्लो करती हैं। इंडस वाटर ट्रेडी लीगल फ्रेमवर्क, इंडस वाटर ट्रेडी का लीगल फ्रेमवर्क क्या है? इंडस वाटर ट्रेडी इज अ permanent agreement with no exit clause or enforcement in mechanism. Amid rising tensions, India chooses to suspend or revoke the treaty. इंडियन वाटर ट्रेडी एक परमानेंट एग्रीमेंट है और कोई भी क्लॉज इसका एग्जिट नहीं किया जा सकता। नो एग्जिट क्लॉज इन द ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रेडी डज नॉट परमिट यूनिलैटरल टर्मिनेशन बाय आइदर इंडिया और पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रेडी के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि इंडिया या पाकिस्तान के द्वारा कोई भी ट्रेडी इस कोई भी कंट्री इस ट्रीटी को टर्मिनेट नहीं कर सकता यूनिलैटरली। इट इज अ परपेचुअल एग्रीमेंट विद नो एक्सपायरेशन डेट। एनी अमेंडमेंट और रिवीजन रिक्वायर म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन द टू नेशंस। इस ट्रीटी का कोई एक्सपायरेशन डेट फिक्स नहीं किया गया और इस ट्रीटी के अंदर कोई भी अगर अमेंडमेंट या रिवीजन करना है तो उसके लिए म्यूचुअल कंसेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करना होगा, उसके बाद ही इसके अंदर कुछ चेंज किया जा सकता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आर्टिकल 9 अलॉन्ग विद एनेक्स ऑफ एफ एंड जी आउटलाइन अ 3 टायर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है इस ट्रीटी से रिलेटेड, इससे इसके लिए आर्टिकल 9 प्रोविजन किया गया है और इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पर 3 टायर्ड सिस्टम है। इनिशियल रेजोल्यूशन विया द परमानेंट इंडस कमीशन, सेकंड एस्केलेशन टू अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, थर्ड फाइनल आर्बिट्रेशन थ्रू अ डेजिग्नेटेड कोड ऑफ आर्बिट्रेशन। ये यहाँ पर 3 टायर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है। इंडस वाटर ट्रेडी सस्पेंशन इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान। अगर इंडस वाटर ट्रेडी सस्पेंड हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? इंडिया हैज टेकन अ सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेजर्स आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक इंक्लूडिंग सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रेडी 1916। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेजर्स टेकिंग किए हैं जिसमें इंडस वाटर ट्रेडी जो कि 1960 का साइन किया हुआ ट्रेड है इसको सस्पेंड करना भी ये एक मेजर है। द ट्रेडी सस्पेंशन वुड हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। अगर ट्रेडी सस्पेंड कर दी जाती है तो पाकिस्तान के ऊपर इसके सीरियस कंसिक्वेंसेस इसको फेस करने पड़ सकते हैं। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? नंबर 1 वाटर डिपेंडेंसी। पाकिस्तान रिसीव अबाउट 80% ऑफ इंडस वाटर फ्लो क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर इन पंजाब एंड सिंध। इंडस रिवर के ओवरऑल वाटर का 80% वाटर पाकिस्तान को रिसीव होता है और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पज के लिए स्पेशली पंजाब एंड सिंध रीजन में इंडस रिवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज वहाँ एग्रीकल्चर इरिगेशन पर्पज के लिए जो डिपेंडेंसी है वो इसी रिवर के ऊपर डिपेंडेंसी है। अर्बन वाटर सप्लाई मेजर सिटीज लाइक लाहौर, कराची एंड मुल्तान डिपेंड डायरेक्टली ऑन दीज रिवर्स फॉर डेली वाटर नीड्स। मेजर सिटीज जो पाकिस्तान के अंदर सच है लाहौर, कराची एंड मुल्तान, ये डेली वाटर नीड्स के लिए डायरेक्टली इंडस रिवर पर भी डिपेंड है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर सपोर्ट 68% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट 23% टू जीडीपी रिलाइंग ऑन 93% ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। इंडिया पाकिस्तान में 93% जो डिपेंडेंसी है इरिगेशन का वो इंडस रिवर पर है और एग्रीकल्चर वहाँ के अबाउट 68% पॉपुलेशन के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एग्रीकल्चर का जीडीपी में 23% तक रोल है, इसलिए यहाँ पर इंडस रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इरिगेशन बैकबोन द इंडस बेसिन डिलीवर्स builds about 154.3 million acre feet of water annually essential for food security and farming. इंडस बेसिन जो कि एनुअली 154.3 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर प्रोवाइड करती है फूड सिक्योरिटी एंड फार्मिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिसरप्शन इन वाटर फ्लो कैन लोअर क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज फूड इनसिक्योरिटी एंड स्ट्रेन रूरल इकोनॉमीज। इंडस वाटर को अगर हम सस्पेंड करते हैं, फ्लोइंग को सस्पेंड करते हैं तो इसकी वजह से वाटर फ्लो पाकिस्तान के अंदर डिसरप्ट हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन लोअर हो सकता है, फूड इनसिक्योरिटी वहाँ पर इंक्रीज हो सकती है एंड रूरल इकोनॉमी भी वहाँ पर स्ट्रेन हो सकता है। एग्जिस्टिंग वाटर क्राइसिस पाकिस्तान ऑलरेडी स्ट्रगल्स विद सॉइल सैलिनिटी, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड वीक वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान ऑलरेडी सॉइल सैलिनिटी, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड वीक वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फेस कर रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ सकती हैं। लिमिटेड स्टोरेज रिजर्वियर्स लाइक तारबेला एंड मांगला टुगेदर होल्ड ओनली 14.4 मिलियन एकड़ फीट जस्ट 10% ऑफ द एनुअल एलोकेशन।
And last one is loss of security. Treaty suspension remove guaranteed water supply, worsening water management challenge and national vulnerability. अगर हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं तो इंडिया का वाटर सप्लाई के लिए जो गारंटी गिवन किया गया है उसको अब रिमूव किया जा सकता है, यानी इंडिया अपनी मर्जी से चाहे तो वो कितना भी वाटर को सप्लाई कर सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता। इस वजह से वाटर मैनेजमेंट चैलेंजेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए इस सस्पेंशन के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? इंक्रीज कंट्रोल ओवर वेस्टर्न रिवर्स, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडस झेलम एंड चेनाब रिवर। अगर इंडिया इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देता है तो इंडिया को इंडस झेलम एंड चेनाब रिवर्स, जिसका वाटर पाकिस्तान की तरफ फ्लो हुआ करता था, इस वाटर का यूज इंडिया अपने पर्पज के लिए कर सकता है। नंबर हाइड्रो पावर जनरेशन, पोटेंशियल फॉर इंक्रीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ऑन दीज रिवर्स। इन रिवर्स के थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट इंडिया कर सकता है। नंबर 3 फ्लड कंट्रोल एंड वाटर स्टोरेज, एबिलिटी टू अंडरटेक फ्लड कंट्रोल मेजर्स एंड मिटिगेट फ्लड्स इन द कश्मीर वैली। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टोरेज इन रिजर्वर्स ऑन वेस्टर्न रिवर्स पर्टिकुलरली द झेलम। इंडिया अपने अकॉर्डिंग फ्लड कंट्रोल मेजर्स टेकिंग कर सकता है और साथ में कश्मीर वैली के अंदर जो फ्लड आते हैं उसको मिटिगेट कर सकता है। अब इसमें पाकिस्तान से हमें कंसर्ट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर हम वेस्टर्न रिवर्स के वाटर को रिजर्व करना चाहते हैं, स्टोरेज करना चाहते हैं, किसी टाइप का रेस्ट्रिक्शन इंडिया को फेस नहीं करना होगा। अभी तक जब तक ये ट्रीटी है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों अगर इस ट्रीटी को कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर अगर कोई भी एक्शन इंडिया वेस्टर्न रिवर्स से रिलेटेड टेकिंग करता है तो उसके लिए पाकिस्तान से हमें कॉन्सेंट टेकिंग करना होता है। नंबर 4 नॉन ऑब्लिगेशन टू शेयर फ्लड डाटा। इंडिया में स्टॉप शेयरिंग फ्लड रिलेटेड डाटा विद पाकिस्तान, अफेक्टिंग पाकिस्तान फ्लड प्रिपेयर्डनेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। करंट में फ्लड रिलेटेड डाटा पाकिस्तान के साथ हमें शेयर करना होता है। अगर हम इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देते हैं तो हमें इस तरह का डाटा शेयर करने की कोई नीड नहीं होगी, और स्पेशली मानसून सीजन में पाकिस्तान में फ्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पर बढ़ सकती हैं अगर हम उसको फ्लड रिलेटेड डाटा प्रोवाइड नहीं कराते हैं। Suspension of side visits. India can deny access to Pakistani officials coming to inspect Indian hydro project, which were earlier mandated under the treaty provision. इंडस वाटर ट्रीटी प्रोविजन के अंदर ये प्रोविजन कर दिया गया था कि अगर इंडिया कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट इन रिवर्स के ऊपर अगर इस्टेब्लिश करता है तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स उसको इंस्पेक्ट करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देते हैं तो इस तरह का किसी भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को यहाँ पर आकर इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लिमिटेड इमीडिएट इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इज मिनिमल बिकॉज इंडिया करंटली लैक इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू होल्ड और डाइवर्ट रिवर फ्लो इफेक्टिवली। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसके काफ़ी मिनिमल हो सकते हैं अगर इंडिया इस ट्रीटी को सस्पेंड करता है, बट बिकॉज इंडिया में करंटली एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और डाइवर्ट अगर वो वाटर को करना चाहता है तो इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। व्हाट इज सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर सेक्शन 6A के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं और आसाम के साथ इसका क्या रिलेशन है? By need. In a landmark ruling, a constitutional bench of the Supreme Court in October last year upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act 1955. लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया जिसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड करके रखा। सेक्शन 6A ऑफ Citizenship Act 1955 provisions for an exclusive regime for migrants in Assam from erstwhile East Pakistan, present Bangladesh. सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर बांग्लादेश से आसाम में माइग्रेंट करने वाले पीपल के लिए कुछ एक्सक्लूसिव रीजन किए गए हैं। सेक्शन 6A aims to give Indian citizenship to the Bangladeshi people who entered India before March 25, 1971. सेक्शन 6 के अंदर प्रोविजन किया गया है स्पेशली उन पीपल के लिए जो मार्च 25, 1971 के बिफोर बांग्लादेश से आसाम के अंदर एंटर कर गए, तो उन्हें सिटीजनशिप गिवन करने के लिए यहाँ पर सेक्शन 6A के अंडर कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। What does Section 6A stipulate? Section 6A originated from the Assam Accord, a political settlement signed on August 15, 1985.
सेक्शन 6A आसाम अकॉर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। आसाम अकॉर्ड एक पॉलिटिकल सेटलमेंट था जो कि अगस्त 15 1985 को साइन किया गया था। आसाम अकॉर्ड was signed between the Rajiv Gandhi led Congress government and Assam student group following a 6-year long agitation against the influx of undocumented migrants from Bangladesh into the Assam। आसाम अकॉर्ड जो साइन किया गया था वो राजीव गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट और आसाम स्टूडेंट ग्रुप के बीच साइन किया गया था। बिकॉज उस टाइम पर सिचुएशन कुछ ऐसे थे कि बांग्लादेश से आसाम के अंदर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। It established a framework for granting or denying Indian citizenship to migrants in the Assam based on a cut-off date March 25, 1971। आसाम अकॉर्ड के अंदर बांग्लादेश आसाम के अंदर बिलोंग करने वाले या एंटर करने वाले माइग्रेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप गिवन करने से रिलेटेड या डिनाई करने से रिलेटेड कुछ प्रोविजन किए गए थे। From this date, genocides were started in East Pakistan, leading to the Bangladesh Liberation War and the eventual creation of Bangladesh। इन जेनोसाइड के बाद यहाँ पर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्ट होता है और 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन होता है। ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट मिलियंस ऑफ बांग्लादेशीज फ्ली ईस्ट पाकिस्तान एंड सीक रिफ्यूजीज इन आसाम विच शेयर्स 263 किलोमीटर बॉर्डर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी पीपल आसाम के अंदर रिफ्यूजी सीख करते हैं। बिकॉज आसाम और बांग्लादेश का अबाउट 263 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। Accordingly, all those who entered the state after March 25, 1971 would be treated as foreigners and deported in accordance with the law। मार्च 25, 1971 के बाद बांग्लादेश से इंडिया में या कह सकते हैं कि आसाम में अगर कोई एंटर करता है तो उसको फॉरेनर्स ट्रीट किया जाएगा और लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। What are constitutional pitfalls in Section 6A of the Citizenship Act 1955? Section 6A एक्ट सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के कॉन्स्टिट्यूशनल पिटफॉल्स क्या क्या है? नंबर ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा माना जाता है कि सेक्शन 6A के जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 का वायलेशन। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज विद इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इंडिया में किसी ग्रुप ऑफ पीपल का कल्चर एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज को प्रोटेक्शन करने की गारंटी गिवन की गई है। Influx of migrant facilitated by Section 6A directly hindered the Assamese people's ability to take steps to conserve their culture। बांग्लादेश से आसाम के अंदर जो माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हुआ है सेक्शन 6A के द्वारा उन्हें सपोर्ट किया गया है और इसकी वजह से आसामीज जो लोकल पीपल हैं वो अपने कल्चर को कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज बांग्लादेशी पीपल की वजह से आसाम का जो डेमोग्राफिक कैलकुलेशन है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ है। बांग्लादेशी पीपल का जो नंबर है वो बहुत स्पीड के साथ इंक्रीज हो रहा है जबकि लोकल आसामीज का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। Lack of temporal limitation of Section 6A operation. The law lack any temporal limitation on its operation, allowing individual to apply for citizenship indefinitely। सेक्शन 6A के ऑपरेशन का कोई टेम्पोरल लिमिटेशंस नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी बंदा इनडेफिनेटली टाइम तक के लिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। More than 40 years after the cut of that, the law still remains in force due to which it become ineffective in addressing the original problem it was designed to solve। 1971 के बाद अब अबाउट 40 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका है और तब से लेकर अब तक ये जो लॉ है ये अभी भी कंटिन्यू फोर्स में है और यही वजह है कि कोर्ट के अंदर इससे रिलेटेड पिटीशन फाइल की गई थी। डेमोग्राफिक शिफ्ट इन आसाम। आसाम के अंदर किस तरह से डेमोग्राफिक शिफ्टिंग हो रहे हैं? As per the submission of the petitioners recorded by the court from 1951 to 2011, the percentage of Bangladeshi speaking population, Bengali speaking population in Assam had increased by 36.36। 1951 से 2011 के बीच में बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन बांग्लादेश आसाम के अंदर अबाउट 36% इंक्रीज हुई है। इट मीन्स 1955 में इनका जो नंबर था वो 21.2% हुआ करता था बट 2011 में इनका नंबर 28.91% तक हो गया। While the proportion of Assamese speaking people in the state has declined by 30.18% from 69.3% to 48.38% of the total population।
बंगाल आसाम के अंदर आसाम स्पीकिंग पीपल का जो नंबर है वो रैपिडली तरीके से डिक्लाइन हुआ, अबाउट 30.18% तक डिक्लाइन हुआ। 1951 में आसाम के अंदर आसामी पीपल का, आसामी स्पीकिंग पीपल का जो नंबर था वो 69.3% लोग हुआ करते थे, जो कि अब 48.38% तक आ चुका है। This demographic shift represents a cultural and linguistic displacement that has severely undermined the distinct identity of Assamese people. ये जिस तरह से आसाम के अंदर डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं, ये कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो शिफ्टिंग हो रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वजह से आसामीज पीपल के डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं सीवरली तरीके से अंडरमाइन किया जा रहा है। Why was सेक्शन 6A चैलेंज एंड व्हाट वर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग? सेक्शन 6A को सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों चैलेंज किया गया और उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग रहा? नंबर 1, पिटिशनर्स का क्या क्या इसमें आर्ग्यू किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या रिप्लाई थे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पिटिशनर्स का कहना था कि सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के जो प्रोविजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट ऑफ आसाम अंडर सेक्शन 6A साइडिंग द रीजन्स यूनिक हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कंस्टिट्यूशन। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आसाम के लिए सेक्शन 6A के अंडर कुछ डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट किए गए हैं, बिकॉज आसाम का रीजन्स यूनिक हिस्टोरिकल, यहाँ का जो हिस्ट्री रहा है वो यूनिक रहा है, और शायद यहाँ पर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी उस टाइम पर कुछ इस तरह के थे। नंबर 2, पिटिशनर्स क्या कहना था? प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6A आर इनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 6 एंड 7 विच रेगुलेट सिटीजनशिप पर्टेनिंग टू पार्टीशन एरा माइग्रेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। पिटिशनर का कहना था कि सेक्शन 6A के जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 एंड 7 के इनकंसिस्टेंट है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग था? सेक्शन 6 है डिड नॉट वायलेट सिटीजनशिप प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 6 एंड 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 6A के प्रोविजन आर्टिकल 6 और 7 का के जो प्रोविजन है उसका वायलेट नहीं करते हैं। आर्टिकल्स प्रेस्क्राइब्ड अ कट ऑफ डेट फॉर कॉन्फरिंग सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स from East and West Pakistan at the commencement of the Constitution, that is January 26, 1950, and Section 6 operated from much later time and date. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 6 एंड 7 का प्रोविजन किया गया था ये ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान से जो माइग्रेट करने वाले पीपल थे उनको सिटीजनशिप गिवन करने से रिलेटेड है, जबकि सेक्शन 6A जो है वो इसके काफ़ी टाइम के बाद टेकिंग किया गया। Article 6 grants citizenship to individual who migrated to India from Pakistan before July 1948। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के अंदर उन पीपल के लिए सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के प्रोविजंस इसमें किए गए हैं, स्पेशली वो पाकिस्तानी पीपल जो कि जुलाई 1948 के बिफोर पाकिस्तान से इंडिया के अंदर माइग्रेट कर गए थे, उन पीपल के लिए यहाँ पर आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप गिवन करने से रिलेटेड प्रोविजन है। आर्टिकल 7 डिनाई सिटीजनशिप टू दोज हु मूव टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च 1, 1947 while allowing it for those who return to India under a permit for settlement और परमानेंट रिटर्न। आर्टिकल 7 के अंदर उन पीपल के लिए सिटीजनशिप गिवन करने से डिनाई किया गया है जो कि मार्च 1, 1947 के बाद पाकिस्तान की तरफ मूव कर गए थे। कंक्लूजन, Supreme Court should address key constitutional concerns, particularly those regarding the cultural and demographic impact on Assam's indigenous population. सुप्रीम कोर्ट को की कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए, स्पेशली वो कंसर्न जो आसाम के अंदर डेमोग्राफिक इम्पैक्ट रखते हैं और आसाम की कल्चरल आइडेंटिटी को जो हार्म करते हैं, ऐसे इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करना चाहिए। द जजमेंट ओवरलोड हाउ अनचेक्ड माइग्रेशन हैज इरोडेड द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द आसामीज पीपल इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29 प्रोटेक्टिव इंटेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और इसने कहीं ना कहीं अनचेक्ड माइग्रेशन को ओवरलुक किया है, और इस अनचेक्ड माइग्रेशन की वजह से आसामीज पीपल की कल्चरल आइडेंटिटी एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी कहीं ना कहीं इरोड हो रही है। और यहाँ पर आर्टिकल 29 के अंडर जो प्रोटेक्टिव लेयर पीपल को दी गई है आसाम के पीपल को, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है, बिकॉज आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग आसाम के पीपल को अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का राइट है, जबकि
अनचेक्ड माइग्रेशन की वजह से उनकी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक डेंजर है। दिस इज PYQ related to this article. So thanks for watching this video.